धन का बाग। अर्जुन की वित्तीय यात्रा। अर्जुन हमेशा से एक साधारण जीवन जीता आया था। एक अच्छी नौकरी, शहर के एक सामान्य इलाके में एक किराए का अपार्टमेंट और महीने के अंत में जेब में कुछ बचे खुचे नोट। वो हमेशा सोचता था कि सफलता का मतलब है कि आपके पास जितना आता है उससे थोड़ा कम खर्च करना, लेकिन हकीकत में वो अक्सर अपनी तनख्वाह के हर एक पैसे को महीने के अंत तक खर्च कर देता था। उसके पास बड़े सपने थे, एक अपना घर, एक आरामदायक सेवानिवृत्ति, शायद दुनिया घूमना। लेकिन ये सब उसे केवल दूर के सपने लगते थे, जिनकी ओर बढ़ने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझता था। उसका बैंक खाता एक ऐसी बंजर भूमि जैसा था जहां कभी कोई फसल नहीं उगती थी। एक दिन अर्जुन अपने साप्ताहिक अवकाश पर शहर के एक पुराने पुस्तकालय में कुछ पढ़ने गया। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई, जिनका नाम था व्यास जी। व्यास जी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। वे अक्सर पुस्तकालय की बेंच पर बैठे किताबें पढ़ते रहते थे और कभी-कभी लोगों से बातें भी करते थे। अर्जुन ने देखा कि व्यास जी ने आज एक किताब नहीं बल्कि एक पुराने नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, जिसके कवर पर मेरा धन का बाग लिखा था। अर्जुन ने जिज्ञासावश व्यास जी से पूछा, व्यास जी, ये धन का बाग क्या है? क्या ये किसी प्रकार का व्यापार है? व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। नहीं अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा, यह किसी व्यापार से कहीं बढ़कर है। ये जीवन का एक दर्शन है और तुम्हारे वित्तीय भविष्य की कुंजी भी। व्यास जी ने अपनी नोटबुक बंद की और अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, सोचो अर्जुन, तुम्हारा वित्तीय भविष्य एक बाग की तरह है। तुम इसमें क्या बोते हो, कैसे उसे सींचते हो और कैसे उसकी देखभाल करते हो, इसी पर निर्भर करता है कि तुम्हें कैसी फसल मिलेगी। अर्जुन ने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने पूछा, लेकिन व्यास जी, मैं तो बस कमाता हूं और खर्च करता हूं, इसमें बाग कहाँ है? व्यास जी ने गहरी सांस ली। देखो अर्जुन, जिस तरह एक किसान अच्छी मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है और फिर धैर्य से उसकी देखभाल करता है, तुम्हें भी अपने धन के साथ यही करना होगा। अधिक लोग सिर्फ फल तोड़ने की सोचते हैं, वे मिट्टी तैयार करने या बीज बोने की जहमत नहीं उठाते। यहीं से अर्जुन की वित्तीय यात्रा की शुरुआत हुई। व्यास जी ने उसे अपने धन के बाग के पहले सिद्धांत से अवगत कराया, बीजारोपण, प्लांटिंग द सीड्स, सेविंग्स। अध्याय 1, बीजारोपण, धन के बीज बोना। व्यास जी ने समझाया, तुम्हारी कमाई वो मिट्टी है अर्जुन, और बचत ही वो बीज है जिसे तुम इस मिट्टी में बोते हो। अगर तुम बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कैसे काटोगे? अर्जुन ने तर्क दिया, लेकिन व्यास जी, मेरे पास बचाने के लिए कुछ बचता ही कहाँ है? मेरा वेतन मुश्किल से मेरा गुजारा करता है। व्यास जी ने सिर हिलाया, यहीं पर तुम्हारी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है मेरे बच्चे। बचत वो नहीं जो खर्च करने के बाद बचे, बचत वो है जो तुम सबसे पहले अलग कर देते हो। ये एक आदत है, एक प्राथमिकता। व्यास जी ने अर्जुन को अपनी आय और व्यय का हिसाब रखने को कहा। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% अलग रखो, उन्होंने सलाह दी। पहले खुद को भुगतान करो। अर्जुन ने पहली बार अपनी सारी खर्चों की एक सूची बनाई, किराए से लेकर किराने तक, मनोरंजन से लेकर बाहर खाने तक। उसने पाया कि ऐसे कई छोटे छोटे खर्च थे जिन्हें वो आसानी से कम कर सकता था, जैसे रोज बाहर की कॉफी पीना या बिना जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग करना। ये खरपतवार थे जो उसके धन के बाग की उर्वरता छीन रहे थे। शुरुआत में अर्जुन को बहुत मुश्किल हुई। पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन व्यास जी के मार्गदर्शन में उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने एक महीने में बाहर की कॉफी पीने की संख्या कम की, घर का खाना अधिक बनाया और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द किए। धीरे धीरे उसने अपनी आय का 5% बचाना शुरू किया, फिर 7% और फिर 10% तक पहुंच गया। ये एक छोटा सा बीज था, लेकिन उसने उसे बो दिया था। अर्जुन को बचत करने के लिए एक अलग खाता खोलने की सलाह दी गई, जिसे वो बागीचा कोष कहता था। हर महीने वेतन आते ही वो तुरंत एक निश्चित राशि इस कोष में डाल देता था। ये एक अनुशासित कार्य बन गया। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसके बागीचा कोष में धीरे धीरे एक छोटी सी राशि जमा हो गई थी। ये राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। ये एक आशा थी। उसके बंजर बैंक खाते में पहली बार कुछ हरे अंकुर फूटते दिख रहे थे। व्यास जी ने कहा, देखो अर्जुन, ये छोटे छोटे बीज ही बड़े पेड़ों का आधार बनते हैं। धैर्य रखो और इन्हें सींचते रहो। अध्याय 2, पौधों का पोषण, धन के पेड़ों को बढ़ाना। जब अर्जुन ने बचत के महत्व को समझा और कुछ धन बचा लिया, तो व्यास जी ने उसे अगला कदम सिखाया, निवेश, इन्वेस्टिंग। सिर्फ बीज बोना ही काफी नहीं है अर्जुन, तुम्हें पौधों को पोषण भी देना होगा ताकि वे फलदार वृक्ष बन सकें, व्यास जी ने समझाया।
तुम्हारी बची हुई राशि को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, उसे काम पर लगाओ ताकि वो तुम्हारे लिए और धन कमाए। यही निवेश है। अर्जुन हमेशा निवेश को एक जटिल और जोखिम भरा क्षेत्र मानता था जो केवल अमीर लोगों के लिए था। लेकिन व्यास जी, मैं शेयर बाजार और उन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, ये बहुत डरावना लगता है। अर्जुन ने अपनी चिंता व्यक्त की। व्यास जी ने धीरज से समझाया, निवेश डरावना नहीं है अगर तुम इसे समझो। ये किसी पेड़ को पानी देने, उसे खाद देने और सूरज की रोशनी देने जैसा है। तुम्हें बस ये जानना होगा कि कौन सा पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है। उन्होंने अर्जुन को सरल निवेश विकल्पों से परिचित कराया, जैसे कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। ये ऐसे उपकरण हैं जो तुम्हें एक साथ कई कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। ये तुम्हारे बाग में विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाने जैसा है, ताकि अगर एक फल न दे तो दूसरा दे। व्यास जी ने कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा समझाई। कल्पना करो अर्जुन, तुमने आज एक छोटा पौधा लगाया है। वो पौधा बड़ा होता है और कुछ फल देता है। अब उन फलों को खाकर खत्म करने के बजाय तुम उनमें से कुछ बीजों को फिर से बो देते हो। अगले साल तुम्हारे पास केवल तुम्हारा मूल पौधा ही नहीं, बल्कि उसके बच्चों से भी फल मिलेंगे, और ये प्रक्रिया समय के साथ घातीय रूप से बढ़ती है। यही चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है। जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे, उतना ही बड़ा तुम्हारा बाग होगा। अर्जुन ने शुरुआत में छोटी रकम से निवेश करना शुरू किया। उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के माध्यम से हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। वो हर तिमाही अपने निवेश की समीक्षा करता, व्यास जी से सलाह लेता और वित्तीय समाचारों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसके निवेश बढ़ने लगे। उसने देखा कि उसका पैसा बिना उसके सीधे प्रयास के उसके लिए पैसा कमा रहा था। ये एक जादुई अनुभव था। बीच बीच में बाजार में उतार चढ़ाव आते थे, जिससे अर्जुन घबरा जाता था। व्यास जी, मेरे निवेश का मूल्य कम हो गया है, वो चिंतित होकर कहता। व्यास जी उसे शांत करते। बाग में कभी कभी तूफान आते हैं अर्जुन। कुछ पत्तियां गिर सकती हैं, कुछ शाखाएं टूट सकती हैं, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ फिर से बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि तुम घबराकर अपने पेड़ों को उखाड़ न फेंको। धैर्य रखो और लंबी अवधि के बारे में सोचो। व्यास जी ने अर्जुन को जोखिम प्रबंधन के बारे में भी सिखाया। अपने सभी बीज एक ही टोकरी में मत डालो। अपने बाग में विविधता रखो, उन्होंने कहा। अलग अलग प्रकार के पौधों में निवेश करो, कुछ तेजी से बढ़ने वाले, कुछ धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने वाले, ताकि एक क्षेत्र में मंदी भी आए तो दूसरे क्षेत्र तुम्हें सहारा दे सकें। वर्षों बीतते गए। अर्जुन का बागीचा कोष और उसका निवेश पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अब केवल बचत ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझदारी से निवेश भी कर रहा था। उसके वित्तीय ज्ञान की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। अध्याय 3, खरपतवार निकालना और कटाई, ऋण प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता। व्यास जी ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारे वित्तीय बाग में केवल पौधे ही नहीं उगेंगे, खरपतवार भी उगेंगे। ये खरपतवार अनावश्यक ऋण, फिजूल खर्ची और वित्तीय कुप्रबंधन है। यदि तुम इन्हें समय पर नहीं निकालोगे तो ये तुम्हारे पौधों का पोषण छीन लेंगे और तुम्हारे बाग को बंजर बना देंगे। अर्जुन के पास कुछ उपभोक्ता ऋण थे, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल और एक छोटा व्यक्तिगत ऋण। वो कभी इसे गंभीरता से नहीं लेता था, सोचता था कि यह सामान्य बात है। व्यास जी ने उसे समझाया कि उच्च ब्याज वाले ऋण जहरीले खरपतवार की तरह होते हैं, जो उसके धन के बाग की वृद्धि को रोकते हैं। अर्जुन ने एक व्यवस्थित योजना बनाई। उसने अपने बजट में कटौती करके और अतिरिक्त आय अर्जित करके अपने ऋणों को चुकाना शुरू किया। सबसे पहले उन खरपतवारों को निकालो जिनकी जड़ें सबसे गहरी हैं, व्यास जी ने सलाह दी। अर्जुन ने सबसे पहले उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड ऋणों को निपटाया। उसने देखा कि जैसे जैसे उसका ऋण कम होता गया, उसकी वित्तीय स्वतंत्रता और शांति बढ़ती गई। वो पहले से अधिक नियंत्रित महसूस करने लगा। व्यास जी ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कटाई कब करनी है और कैसे करनी है। जब तुम्हारे पेड़ फल दें तो सारे फल एक साथ मत तोड़ लेना अर्जुन। कुछ फल खाओ, कुछ बेचो और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ बीजों को फिर से बो दो। यही पुनर्निवेश है। इसका मतलब था कि जब उसके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता तो वो उस सारे पैसे को खर्च नहीं कर देता था। वो उसका कुछ हिस्सा फिर से निवेश कर देता था ताकि उसका बाग और बड़ा हो सके। समय के साथ अर्जुन ने एक आपातकालीन कोष बनाया, मौसम कोष, ताकि अप्रत्याशित खर्चों या बाजार में गिरावट के समय उसके बाग को कोई नुकसान ना हो। उसने बीमा करवाया ताकि उसके बाग को किसी बीमारी, दुर्भाग्य से बचाया जा सके। उसने अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, सेवानिवृत्ति के लिए। ये उसके बाग में अलग अलग फसलें थीं जिन्हें वो अलग अलग समय पर काटना चाहता था। अर्जुन अब सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी नहीं था,
वो एक सफल वित्तीय बागवान बन चुका था। उसका बैंक खाता अब बंजर नहीं था, बल्कि हरे भरे पौधों और फलदार वृक्षों से भरा एक समृद्ध बाग था। उसने वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव किया, जिससे उसे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति मिली। वो अब दूसरों को भी व्यास जी के दर्शन सिखाता था। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को धन के बाग की अवधारणा से परिचित कराया। उसने उन्हें बीज बोने, पौधों को पोषण देने, खरपतवार निकालने और धैर्यपूर्वक कटाई करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने समझा कि वित्तीय ज्ञान और अनुशासन केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में भी है। व्यास जी जब भी अर्जुन से मिलते तो उनकी आंखों में गर्व होता। तुम्हारा बाग बहुत सुंदर हो गया है अर्जुन, वे कहते, लेकिन याद रखना, बाग की देखभाल कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें हमेशा नए बीज बोने होंगे, पुराने पेड़ों को ट्रिम करना होगा और खरपतवारों पर नजर रखनी होगी। ये जीवन भर का कार्य है। अर्जुन ने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। वो जानता था कि वित्तीय यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर सीखने, अनुकूलन करने और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उसका धन का बाग केवल उसकी संपत्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके धैर्य, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का भी प्रतीक था। वो जानता था कि उसने न केवल अपने लिए एक समृद्ध भविष्य बनाया था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत छोड़ी थी। आपका वित्तीय भविष्य एक बाग की तरह है। ये रातों रात नहीं उगता, बल्कि छोटे छोटे, निरंतर और अनुशासित प्रयासों से फलता फूलता है। बचत के बीज बोएं, बुद्धिमत्ता से निवेश करके पौधों का पोषण करें, ऋण के खरपतवारों को समय पर निकालें और धैर्यपूर्वक अपने वित्तीय लक्ष्यों की कटाई करें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा ही एक समृद्ध और सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण करती है।